हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नव्या एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। नव्या को घर का सारा काम आता था। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ सुजाता नव्या से कहती है, बेटा तूने इतने अच्छे से घर संभाल लिया है, तेरी शादी हो जाएगी तो मैं कुछ अकेले कर भी नहीं पाऊंगी। माँ आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना। मेरी शादी के बाद भी आती रहूंगी आपसे मिलने। बेटा ऐसा नहीं होता, तू बार बार मुझसे मिलने आती रहेगी तो तेरी सास को अच्छा नहीं लगेगा। आप क्या मेरी शादी की बात को लेकर बैठ गए हो? अभी मैं इस घर में ही हूँ ना, तो परेशान क्यों होती हो? तेरी शादी करनी तो है ही ना। जब होनी होगी तब हो जाएगी ना। बहुत समय वैसे भी निकल गया है, अब मैं तेरे लिए जल्दी से कोई अच्छा लड़का देखकर तेरी शादी कर देती हूँ। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। सुजाता नव्या के लिए लड़का देखने लगती है और उसे आनंद नाम का लड़का नव्या के लिए बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिनों बाद आनंद और उसकी माँ सुरेखा नव्या को देखने उसके घर आते हैं। सुरेखा नव्या को देखकर सुजाता से कहती है, बहन जी आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। हाँ मेरी बेटी सुंदर होने के साथ साथ बहुत समझदार भी है। समझदारी तो शादी के बाद ही पता चलेगी ना। माँ मुझे तो नव्या बहुत पसंद है। हाँ मुझे भी पसंद है, तो क्या बोलते हो, रिश्ता पक्का कर दे? जी बिल्कुल। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। नव्या घर को बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। नव्या को घर को इतने अच्छे से संभालते देखकर सुरेखा को बहुत अच्छा लगता है और वो आनंद को कहती है, बेटा बहू ने इस घर को इतनी अच्छी तरह संभाल लिया है, अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। हाँ माँ, अब तो मुझे भी आपकी सेहत की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। इसकी माँ सही बोल रही थी, ये सुंदर के साथ साथ समझदार भी बहुत है। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। नव्या और आनंद की शादी को कुछ समय हो जाता है और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि नव्या माँ बनने वाली है। घर में सब बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद नव्या, सुरेखा और आनंद डाइनिंग रूम में बैठकर साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी आनंद खाने को देखकर बोलता है, क्या बात है, आज तो सब नव्या की पसंद का ही खाना बना है। हाँ तो मेरी बहू है, वो जो बोलेगी अब तो वही बनेगा। मुझे दादी जो बना रही है ये इतनी बड़ी खुशी दे रही है। आप लोग बस कीजिए और खाना खाइए। सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। सब अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं कि रात में नव्या सोते सोते बिस्तर पर सुसु कर देती है, जिसके बाद नव्या को गीला गीला लगने लगता है। तो उसकी आँख खुलती है और वो आनंद को उठाकर बोलती है, आनंद जी ये देखिए, ये कैसे हो गया? मुझे तो कुछ भी पता नहीं। ये क्या है, तुम्हें बिस्तर पर सुसु करने की आदत है? तुमने बताया क्यों नहीं? नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? पता नहीं कैसे हो गया, आज तक तो मुझसे ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, तुमने एक तो बिस्तर पर सुसु कर दिया, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मान रही हो। मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। रुको, अभी जाकर माँ को बताता हूँ, अब वही तुम्हें बताएंगी। नहीं नहीं, माँ जी को मत बताइए, वो तो मुझे बहुत सुनाएंगी। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आज इस बिस्तर पर नहीं सो सकता। ठीक है, मैं आपका बिस्तर छत पे लगा देती हूँ, आप वहीं सो जाइए। अगले दिन जब सुरेखा सुबह सुबह ताज़ी हवा खाने छत पर जाती है तो वहाँ आनंद को सोता हुआ देखती है, जिस पर वो नीचे जाकर नव्या से कहती है, बहू आनंद छत पे क्यों सो रहा है? वो माँ जी, उन्हें कमरे में गर्मी लग रही थी इसलिए। कमरे में गर्मी लग रही थी तो तुझे अकेला छोड़कर छत पर सोने चला गया? उन्हें मैंने बोला था कि छत पर सो जाओ, मैं अकेले सो जाऊंगी। लेकिन ध्यान रखना चाहिए ना उसको। कोई नहीं माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। नव्या सुरेखा से झूठ बोल देती है, लेकिन अब उसकी बिस्तर पर सुसु करने की आदत रोज की बन जाती है। उसकी सुसु करने की आदत से आनंद बहुत तंग आ जाता है। ऐसे ही एक रात फिर जब नव्या सुसु करके बिस्तर गीला कर देती है तो आनंद उसे उठाकर बोलता है, ये क्या है, अब भी तुम कुछ बहाना बनाओगी कि गलती से सुसु निकल गया? आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे सच में पता नहीं चलता और मुझसे तो अब सुसु कंट्रोल ही नहीं किया जाता, थोड़ी देर के लिए भी। तुम्हारे साथ तो मैं थोड़ी देर और बैठ भी नहीं सकता। तुम कहीं भी कर दो सुसु और बोल दो कि गलती से निकल गया है। मुझे तो डर लगने लगा है, कहीं मुझे बिस्तर गीला करने की बीमारी तो नहीं हो गई। तुम तो रहने ही दो, अपनी आदत को बीमारी का नाम मत दो। आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? क्या सोचकर तुमसे शादी की थी? तुम बस सुंदर ही हो, समझदार तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारी वजह से मुझे रोज रोज छत पर सोना पड़ता है।
माँ से भी झूठ बोलना पड़ता है। अब तो मुझे यही लग रहा है कि माँ को बता ही देता तो ठीक रहता। उन्हें कुछ मत बताइए, पता नहीं वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में। मैं तो परेशान हो गया हूँ, तुम अपनी आदत सुधार लो या तो मैं माँ को बता दूंगा। इतना बोलकर आनंद चला जाता है। नव्या आनंद की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और अपने बिस्तर पर सुसु करने की आदत को सुधारने के बारे में सोचने लगती है। वहीं सुरेखा आनंद को रोज छत पर सोता देखकर सोचने लगती है कि दोनों मिलकर उससे कुछ छुपा रहे हैं। सुरेखा एक रात पता लगाने के लिए रात में सोती नहीं है और बार बार दोनों के कमरे के बाहर जाकर उनकी बातें सुनने लगती है। थोड़ी देर में आनंद नव्या पर गुस्सा करते हुए कहता है, आज तुमने फिर बिस्तर गीला कर दिया। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं कल ही डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा लूंगी। इसका इलाज कुछ नहीं है, इससे अच्छा है ना ही तुम पानी पियो और ना ही तुम्हारा सूसू निकलेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिना पानी पिए कैसे रहूंगी? और अब मैं माँ बनने वाली हूँ। बस तुम माँ बनने वाली हो इसीलिए इतना झेल रहा हूँ, वरना तो बहुत पहले ही माँ को बता देता सब। आप देख लेना, कल ही डॉक्टर से दवाई लेकर आऊंगी और कुछ ही दिनों में मेरी ये बेड पर सुसु करने वाली आदत चली जाएगी। तुम्हारी बिस्तर गीला करने की आदत से तो मुझे अब डर लग रहा है कि कहीं मेरा बच्चा भी बड़ा होकर बिस्तर गीला ना करे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऐसा कुछ मत सोचिए। नव्या और आनंद की बात सुनकर सुरेखा समझ जाती है और उसी वक्त उनके कमरे में जाकर बोलती है, तुम दोनों ने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? माँ आप यहाँ? मैं तो आपको पहले ही बताने वाला था माँ, लेकिन इसकी बात सुनकर रह जाता था। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझसे सुसु कंट्रोल ही नहीं होता है, अपने आप निकल जाता है और बिस्तर गीला हो जाता है। देखा माँ आपने, एक तो बिस्तर पर सुसु कर देती है, ऊपर से बहाने बना रही है। अरे नालायक, चुप कर। बहू का सुसु गलती से ही निकल जाता है। मतलब क्या है? मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं है। बहू बिस्तर इसलिए ही गीला कर रही है क्योंकि वो माँ बनने वाली है और ऐसा बहुत बार होता है। सुसु को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं है? नहीं, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, ये तो आम बात है, सबको होता है। लेकिन तुम दोनों ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं डर गई थी कि आपको पता चलेगा तो आप बहुत गुस्सा करेंगी। अरे पगली, तू मुझे बिना किसी डर के कुछ भी बता सकती है। ठीक है माँ जी। मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम्हारी बिस्तर पर सुसु करने की आदत है और मैं तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोलता रहा। बेटा, जब तक पूरी बात का पता न हो तब तक कुछ बोलना नहीं चाहिए। बेचारी बहू पहले ही बिस्तर गीला करने से परेशान थी और ऊपर से तू ताने मार रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था और मैं तुम्हें ही परेशान कर रहा था। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? ये बात हम दोनों को ही पता नहीं थी कि ऐसा कुछ भी होता है, दोनों के लिए ही नया था, इसलिए आप माफी मत मांगिए। आनंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सुरेखा दोनों को समझाती है कि माँ बनने पर ऐसा होना लाजमी है, जिसके बाद से आनंद नव्या का बहुत ध्यान रखता है और सुसु करने की जो आदत उसे लग गई थी वो बच्चा होने के बाद ठीक हो जाती है और सारे खुशी खुशी रहने लगते हैं। नक्श सुबह सुबह उठते ही बोलता है, आरू बेबी चाय दे दो। कोई जवाब न आने पर नक्श बेड की दूसरी साइड देखता है तो आरुषि बड़े ही आराम से सो रही होती है। ये देखकर वो बोलता है, इसकी माँ का निंजा हथौड़ी चुड़ैल कैसे सो रही है? हे भगवान, कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बीवी बनाने का सोचा था। यार क्या सुबह सुबह बकवास करे जा रहे हो? अरे उठ गए हो तो चाय बना लो ना। ओ हेलो, मैं तुम्हारा पति हूँ तो इस नाते तुमको मुझे चाय देनी चाहिए, समझी? यार देखो, तुम्हें पता है ना सुबह सुबह मेरे बस की नहीं है खड़े होकर रसोई में चाय बनाना, तुम अच्छे से जानते हो। फिर भी यार अब तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं बीवी है और इसी के साथ साथ इस घर की बहू भी है। अगर मम्मी को पता लगा ना कि मैं बनाता हूँ रोज सुबह चाय तो तुझे ताने मार मार के तेरे कानों से खून निकाल देंगी। दोनों अपने कमरे में बहस कर रहे होते हैं। तभी नक्श की मां निर्मला अपनी बहू को आवाज लगाते हुए बोलती है, आरुषि, बहू कहाँ है? उठी नहीं क्या? निर्मला की आवाज सुनकर नक्श आरुषि से बोलता है, लो माँ आ गई तुम्हें बुलाने। यार जल्दी से उठ जा, माँ को कम से कम ये तो मत पता लगने दे कि तू अब तक सो रही थी। कुत्ते, उठ रही हूँ। मेरी माँ, कभी तो मुझे पति वाली इज्जत दे दिया कर। ठीक है स्वामी, आप अपना ये बेहुदा चेहरा लेकर ना दफा हो जाइए, मुझे नहाने जाना है। जा निकल, आलस की दुकान। आरुषि उठकर नहाने चली जाती है, जिसके बाद नक्श नीचे अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, माँ, वो आज आरुषि के कमर में दर्द था तो इसलिए वो चाय नहीं बना पाई।
बस अभी नहा के आ रही है, फिर बना देगी। क्या बहू के कमर में दर्द है तो नलायक उसे सोने देता, रोज तो बेचारी उठ ही जाती है। चल कोई नहीं, मैं चाय बना देती हूँ जब तक आरुषि भी आ जाएगी। वाह, सुबह उठ के चाय मैं बनाता हूँ और बेचारी वो, ये भगवान कहाँ फंस गया। निर्मला चाय बनाने चली जाती है और नक्श बाहर बैठकर टीवी देखने लगता है। कुछ ही देर में आरुषि तैयार होकर नीचे आती है। दूसरी तरफ निर्मला भी चाय के कप लिए रसोई से बाहर आ रही होती है। ये देखकर आरुषि बोलती है, अरे माँ, आपने क्यों तकलीफ की? मैं बस आ ही रही थी। लाओ ये ट्रे मुझे दो। अरे बहू कोई नहीं, मैंने थोड़ा बहुत काम कर भी लिया तो क्या हुआ, वैसे भी तेरी कमर में दर्द है तो तू ज्यादा देर खड़ी मत हो। क्या कमर में दर्द? वो भी मेरे? नक्श निर्मला के पीछे से इशारा करके आरुषि को समझाता है कि उसने माँ से झूठ बोला है। जिसके बाद आरुषि चाय की ट्रे को साइड में रखने के बाद अपनी कमर पे हाथ रखते हुए बोलती है, अरे सच में माँ जी, मेरी कमर तो बड़ी दर्द हो रही है, पर आप चिंता मत करो। हाय, मैं धीरे धीरे सारा काम कर लूंगी। अरे बहू तू सिर्फ आराम करेगी, और रही बात काम की तो वो मैं और नक्श मिलकर कर लेंगे। क्या? मैं क्यों? मेरे से नहीं होता ये घर का काम, अपने आप देखो। मौके का फायदा उठाते हुए आरुषि दर्द का नाटक करते हुए बोलती है, हाय माँ जी, ये कमर का दर्द तो मेरी जान लेकर रहेगा। नक्श देख नहीं रहा क्या तू बहू की हालत? अरे तेरी बीवी से पहले वो तेरी दोस्त थी, तो क्या अपनी दोस्त के लिए एक दिन काम नहीं कर सकता? बस बस, ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, कर दूंगा। अरे बहू तू जा अपने कमरे में आराम कर, मैं नाश्ता तेरे कमरे में ही भिजवा दूंगी। निर्मला रसोई में चली जाती है और आरुषि अपने कमरे में जाते जाते नक्श को चिढ़ाने लगती है। ये देखकर वो बोलता है, बच्चू, आज तुमको बचाने के लिए मैंने झूठ बोला और तुमने मुझे ही फंसा दिया। अब देखियो मैं कैसे बदला लेता हूँ। आरुषि कमरे में जाकर बड़े आराम से लेटकर फोन चलाने लगती है। कुछ ही देर में नक्श नाश्ते के लिए कमरे में आता है और आरुषि को आराम करता देखकर बोलता है, चुड़ैल, बड़ा आराम फरमा रही है, उठ और खाना ठूस ले। ओ हेलो, तमीज से। माँ जी से बोलूं क्या? तुम मुझे परेशान कर रहे हो। बेटा ले ले मजे, मेरा भी टाइम आएगा। हाँ बेबी, डोंट वरी, हर कुत्ते का दिन आता है तो तुम्हारा भी आएगा। ओए चलिए खाना खा, मुझे बर्तन भी धोने हैं। ओ मेला बेबी, आ तू मेले पास आना। मुक्का मार के ना तेरा मुंह तोड़ दूंगा, पान थूक के बात कर ले। अरे नक्श, मजाक कर रही थी। अच्छा आओ ना, साथ में खाना खाते हैं। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और ऐसे ही हंसी खुशी दिन गुजरते हैं। और एक दिन आरुषि नक्श से बोलती है, नक्श सुनो ना यार, हुक्का पीने का बड़ा मन कर रहा है, ले आओ ना। पागल है क्या? माँ को पता लगा ना तो दोनों को घर से निकाल देंगी। यार तुम ना मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। शादी से पहले तो मेरे आगे पीछे फिरकी की तरह घूमते थे, ड्रिंक करना, लेट नाइट पार्टीज एंड ऑल, और अब तुम मेरे लिए एक हुक्का अरेंज नहीं कर सकते? वो सब शादी से पहले था, क्योंकि तू और मैं दोस्त थे और अलग अलग घर में थे, इसीलिए बाहर घूमने जाना आसान था। लेकिन अब हम एक ही घर में रहते हैं, तो बात को समझ और चुप रह। मैं नहीं, मुझे हुक्का पीना है तो मतलब पीना है। अगर तुम नहीं लाए ना तो आज तुम्हारी खैर नहीं। यार तुमसे शादी करना ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तुमने ना जीना हराम किया हुआ है। तुम बहुत बुरे हो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मम्मी पापा मुझे ले जाओ यहाँ से। चुप हो जा मेरी माँ, ला रहा हूँ। ये हुई ना बात, तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हो जानू। आई लव यू। बस बस। नक्श घर के बाहर हुक्के का सामान लेने निकल जाता है और पीछे से निर्मला भी अपने एक पड़ोसन के घर चली जाती है। कुछ देर में नक्श सामान लेकर घर आता है और अपने कमरे में जाकर आरुषि से बोलता है, ओए ले तो आया हूँ, पर माँ ने देख लिया तो? बेबी डोंट वरी, माँ जी घर पर नहीं है, अपनी एक दोस्त के घर गई है और बोल रही थी आने में टाइम लगेगा। वाह, तो चल शुरू करते हैं। हाँ मैं बनाती हूँ, रुको। आरुषि हुक्का तैयार कर देती है, जिसके बाद दोनों अपने कमरे में बैठकर आराम से हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और धुएं के छल्ले बनाने में मग्न हो जाते हैं। पीछे से निर्मला वापस आती है और अपने बेटे के कमरे से धुआं निकलता देखकर बोलती है, हाय बहू के कमरे में आग लग गई, ये नक्श भी बाहर है, क्या करूँ? अरे निर्मला जल्दी सोच, कहीं बहू जल के राख न बन जाए। पानी की बाल्टी ले और भाग ऊपर। निर्मला पानी की बाल्टी लेकर नक्श के कमरे में जाती है और दरवाजा खोलते ही पानी से भरी बाल्टी उन दोनों पर फेंक देती है।
पानी पड़ते ही नक्श और आरुषि चिल्लाकर बोलते हैं, बाढ़ आ गई, बचाओ बचाओ। बचाओ। पानी की वजह से धुआं हटने पर निर्मला देखती है कि नक्श हुक्के की पाइप हाथ में पकड़े बैठा है। ये देखकर वो बोलती है, हाय हाय, तुम दोनों अंदर कौन सा नशा कर रहे थे? पूरे घर में धुआं धुआं फैला दिया। वो माँ जी, मैं नहीं पी रही थी, ये पी रहे थे और मुझे जबरदस्ती पिला रहे थे। ओ, कितनी बड़ी झूठी है माँ, यही पीने को कह रही थी तो ही मैं लाया था, सच्ची। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बड़े आराम से सो रही थी, यही मेरे पास आए और बोले बेबी हुक्का पी लो। मैंने मना किया तो इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे। आरू यार, इतना तो झूठ मत बोलो। चुप हो जा नालायक, खुद का मन होगा पीने का और बेचारी मेरी बहू को फंसा रहा है। रुक तू, आज तेरे सारे नशे उतारती हूँ। इस झाड़ू से सूत कर तेरा भूत ना बना दिया तो मेरा नाम भी निर्मला नहीं। नहीं माँ, ऐसा नहीं करते, मैं आपका नन्हा सा प्यारा सा बेटा हूँ। हाँ, दिखाती हूँ तुझे कि कितना प्यारा है तू। निर्मला झाड़ू लेकर नक्श के पीछे भागती है और ये सब देखकर आरुषि जोर जोर से हंस रही होती है और बेचारा नक्श बिना वजह एक बार फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड बनी बीवी के हाथों सूली चढ़ जाता है। विशाखा एक बेहद दुबली पतली सी लड़की थी। अपनी उम्र की लड़कियों के मुताबिक उसका वजन बहुत कम था, लेकिन वो इस चीज को अपनी कमी ना मानकर खूबी मानती थी, क्योंकि आज के समय में लड़कियां पतली होने के लिए जिम जाती थी, कसरत करती थी, इसीलिए उसके पास ये पतलापन एक वरदान के रूप में था। लेकिन पतला और कमजोर होने में फर्क होता है, जिसका अंतर उसे नहीं पता था। ऐसे ही गुजरते वक्त के साथ विशाखा की शादी की उम्र होती है, जिसके बाद उसके घर वाले उसकी शादी के लिए एक निर्माण नाम का लड़का देखते हैं और उससे उसकी शादी करवा देते हैं। एक दिन शादी के बाद विशाखा की सास गीतांजलि उससे बोलती है, बहू, तेरे मायके में क्या खाने की कमी थी? नहीं माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? अरे बहू, अपना वजन तो देख, कितनी पतली है तू। ऐसा लगता है बचपन से आज तक कभी तेरा पेट ही नहीं भरा हो। अरे माँ जी, मुझे पतला शरीर बहुत पसंद है और वैसे भी मोटा शरीर बीमारियों का घर होता है। अरे तो तुझे मोटा होने को कौन कह रहा है? मैं तो कह रही हूँ कि कम से कम ना मोटी रहे ना पतली, क्योंकि अगर मोटा होना नुकसान करता है तो जरूरत से ज्यादा पतला होना भी नुकसान ही करता है। क्या ही नुकसान करेगा माँ जी? देखो, बचपन से अब तक तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे क्या ही समझाऊं, अब ससुराल आ गई है तो मैं ही तुझे मोटा करूँगी। रोज एक गिलास भर के दूध पिया कर, समझी? ठीक है माँ जी। विशाखा अपनी सास के सामने तो हाँ कर देती है, लेकिन जब रोज रात को गीतांजलि उसे दूध देकर जाती थी तो वो खुद दूध को पीने के बजाय ग्लास के दूध को खिड़की से बाहर फेंक दिया करती थी। लगभग ऐसा 1 महीने तक चलता है। जब रोज दूध देने के बाद भी विशाखा के शरीर में कोई बदलाव नहीं दिखा तो गीतांजलि उसे बोलती है, अरे बहू, तुझे 1 महीने से दूध दे रही हूँ पीने को, लेकिन तेरा वजन है कि 1 किलो भी नहीं बढ़ा, ज्यों का त्यों ही है। आप खुद ही देख लीजिए माँ जी, मेरा शरीर ही ऐसा है, ये पतला ही रहेगा चाहे कुछ भी कर लो। ऐसे कैसे? मैं तेरा वजन बढ़ा कर रहूंगी। माँ जी, आप क्यों मेरे वजन के और मेरे शरीर के पीछे पड़ी है? अरे आपके कहने पर मैंने 1 महीना लगातार भैंस का दूध पिया है, लेकिन अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करूँगी। गीतांजलि उसे खूब समझाती है कि उसके कम वजन होने के कारण उसको दिक्कतें आ सकती है, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। तभी दोनों सास बहू की बहस के बीच विशाखा का पति निर्माण आता है, जो दोनों को बहस करता देखकर बोलता है, ये क्या हो रहा है? आप दोनों ऐसे बहस क्यों कर रही हो? अगर ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है तो ईंट लेकर सर फाड़ दो ना। तुझे तो हर वक्त मजाक सूझता है, यूँ नहीं बहू को कुछ समझाए। देख कितनी पतली है, मैं इसको कह रही हूँ कि थोड़ा अपना वजन बढ़ा ले, लेकिन ये है कि समझती ही नहीं है। निर्माण जी, देखिए ना, माँ जी मेरे 0 फिगर को खराब करना चाहती है। इस 0 फिगर के चलते किसी दिन हवा में उड़ जाओगी और पता भी नहीं चलेगा। इस डर से मुझे तुमको रस्सी में बांधकर बाहर भेजना पड़ा करेगा। माँ जी सही कहती हैं, आपको बस मजाक ही सूझता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अरे तो और क्या करूं? आज तक मैंने किसी सास बहू को ऐसे सिली से टॉपिक पर लड़ते नहीं देखा। अरे माँ, तुम्हारा भला ही तो चाहती हैं, थोड़ा खा पी कर मोटी हो भी गई तो क्या हो जाएगा? मेरा 0 फिगर खराब हो जाएगा। अरे बहू, ये 0 फिगर आगे दिक्कत देगा, देख लियो। अभी तो तुझे मेरी बातें समझ ही नहीं आ रही होंगी। गीतांजलि विशाखा को बहुत समझाती है, लेकिन विशाखा आजकल की लड़कियों में से थी
उसके भले की बात कहाँ उसके पल्ले पड़ने वाली थी। ऐसे ही विशाखा की शादी को 1 साल पूरा हो जाता है। उसकी पहली सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, केक कट करके। जैसे ही विशाखा अपनी सास गीतांजलि को खिलाने जाती है, उसको उल्टी जैसा मन होने लगता है और वो भागते हुए वॉशरूम में जाती है, जहां उसको वॉमिटिंग होती है। और उसकी खराब हालत को देखकर गीतांजलि उसको कमरे में आराम करने के लिए लेके जाती है और निर्माण डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाता है, जहां डॉक्टर विशाखा को चेक करके बोलती है, मुबारक हो निर्माण जी, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। क्या सच्ची? मैं पापा बनने वाला हूँ और आप दादी बनने वाली हो। डॉक्टर, हम विशाखा से मिल सकते हैं क्या? हाँ, मिल सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, विशाखा जी का वजन बहुत कम है। इस हालत में उनका प्रेग्नेंट होना उनके और उनके बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा उनका। देखा, मैं कहती थी बहू को उसका वजन जरूरत से ज्यादा कम है, लेकिन मेरी कहाँ ही मानी उसने। अच्छा, मैं चलती हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो आप उसे मेरे हॉस्पिटल ले आना और समय समय पर उनकी रिपोर्ट्स मुझे देते रहना। जी डॉक्टर, शुक्रिया आपका। निर्माण डॉक्टर को बाहर तक छोड़ कर आता है, जिसके बाद दोनों विशाखा के पास जाते हैं और उसके बाद गीतांजलि उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बहू देख, अब तेरे अंदर एक नन्ही सी जान और पल रही है, इसलिए तुझे अपना खास ख्याल रखना है। जी माँ जी, मैं अपना और अपने होने वाले बच्चे का खास ख्याल रखूंगी। लगभग उसकी प्रेगनेंसी को 5 महीने हो चुके थे। गीतांजलि देवी अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी उसकी बहू के वजन में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऊपर से प्रेगनेंसी के 5वें महीने में भी विशाखा का गर्भ ज्यादा विकसित नहीं हुआ था, जिसके कारण निर्माण उसको चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसको अच्छे से चेक करने के बाद निर्माण से बोलती है, मिस्टर निर्माण, आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन है। 5 महीने होने पर भी उनका बेबी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको अपनी माँ से जितना पोषण मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है या आपकी बीवी का मिसकैरेज भी हो सकता है। क्या? डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही नहीं खो सकता। इन चीजों का ख्याल पहले से ही रखना होता है। माँ बाप बनना ही जरूरी नहीं होता, पहले उन्हें अपने बच्चे के लिए क्या जरूरी है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक औरत को माँ बनने के लिए उसका वजन कम से कम 45 किलो होना जरूरी है और आपकी वाइफ अंडरवेट है। डॉक्टर, हमने उसको बोला था, लेकिन वो नहीं मानी। देखिए, अब हम बस एक होप रख सकते हैं कि सब ठीक होगा, बाकी अभी आप उन्हें ले जा सकते हैं। और हाँ, ऐसे अंडरवेट होने की वजह से बच्चा 9 महीने से पहले भी दुनिया में आ सकता है, इसलिए जब भी उन्हें पेन हो आप तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा। निर्माण विशाखा को लेकर घर आता है और कमरे में आराम करने के लिए सुला देता है, लेकिन वो हॉस्पिटल में डॉक्टर की कही सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो घर आकर उन्हीं बातों को सोचते हुए कमरे का सामान इधर उधर फेंकते हुए रोने लगती है। कमरे से तोड़फोड़ की आवाज आती देख निर्माण और गीतांजलि दोनों भागे भागे कमरे में जाते हैं, जहां वो विशाखा को बोलते सुनते हैं, आज मेरी वजह से मेरी पहली संतान मर सकती है। हर किसी ने मुझे समझाया कि तेरा वजन कम है, तू पतली है, लेकिन नहीं, मैंने उसे 0 फिगर मानकर खुद पर ही गुमान करती रही और आज ये मेरा 0 फिगर ही मेरे बच्चे की कमजोरी का कारण बन गया। हे भगवान, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपनी भी जान दे दूंगी। उसको ऐसे परेशान देखकर गीतांजलि उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है और एक माँ की तरह अपनी बहू को संभालते हुए बोलती है, बहू बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, भले ही तेरे से गलती हुई हो, लेकिन अब ये बच्चा तेरी जिम्मेदारी है। भगवान ना करे कुछ गलत हो, लेकिन ऐसा हुआ भी तो हम तुझे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए अभी सिर्फ अपना ध्यान रख। माँ ठीक कह रही हैं विशाखा, ऐसे गुस्सा करने से तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा, तुम चुपचाप आराम करो। विशाखा के मन में अपने बच्चे को खोने का डर बैठ जाता है। गीतांजलि उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, गोंद के लड्डू बना के खिलाना, समय पर खाना देना और बच्चे और माँ के लिए पोषक वाली चीजें देना। 4 महीने बीत जाते हैं। अब विशाखा की प्रेगनेंसी को 9 महीने पूरे हो गए। एक दिन अचानक उसको दर्द होने पर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है,
जहां डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आकर बोलती है, देखिए निर्माण जी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, वही सिचुएशन है हमारे सामने। हम आपके बच्चे और माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, इसलिए उनके पति होने के नाते ये डिसीजन आपको ही लेना होगा कि आप किसे बचाना चाहते हैं। ये सुनकर गीतांजलि रोने लगती है और अपने बेटे से लिपटकर बोलती है, बेटा, अपने घर के दीपक के आने से पहले बुझने का दुख तो होगा, लेकिन अभी बहू की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। तू उसे बचा ले बेटा, उसे बचा ले। निर्माण डॉक्टर को विशाखा को बचाने को बोलता है, तो वहीं अंदर ऑपरेशन शुरू होने से पहले विशाखा डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर, मेरे घर वाले चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप मेरी नहीं मेरे बच्चे की जान बचाएंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। विशाखा की बात सुनते हुए डॉक्टर उसका ऑपरेशन करती है। कुछ देर में डॉक्टर उसके बच्चे को लेकर बाहर जाती है और निर्माण से बोलती है, मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है और आप पापा बन गए हैं। पर डॉक्टर, हमने तो आपको विशाखा को बचाने को कहा था। विशाखा जी ने हमें बच्चे को बचाने के लिए कहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहू नहीं जा सकती। डॉक्टर, आपको उसको बचाना चाहिए था। मेरी बहू विशाखा। चिंता मत कीजिए, माँ और बच्चा दोनों को हमने बचा लिया है, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा, ये जंग बहुत मुश्किल से जीती है हमने। आगे इस शरीर के साथ विशाखा माँ नहीं बन पाएगी, इसलिए उनका ख्याल रखिएगा और बच्चे को भी हमें कुछ टाइम वेंटिलेटर पर रखना होगा। हम पूरा ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। विशाखा और न्यू बेबी को कुछ दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद छुट्टी मिल जाती है, जिसके बाद घर आकर विशाखा खुद का और अपने बच्चे की सेहत का बहुत ध्यान रखती है और निर्माण, गीतांजलि भी उसका पूरा साथ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।